Hello guys, I am Prince Jain and today we will discuss male reproductive system. So basically guys, reproductive system में आपको इंट्रोडक्शन में बताना, इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे, देन पूरा हम फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे, टेस्टिस की, ब्लड टेस्टिस बैरियर देखेंगे, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड सम अप्लाइड फिजियोलॉजी को हम देखेंगे. सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे गाइस बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं. बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. गाइस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, लाइक मेल में अगर बात करें तो टेस्टिस और अगर फीमेल में बात करें तो ओवरीज. तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये गोनेट्स होते हैं मेल में और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं. और अगर एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करें मेल में तो बेसिकली सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, ऑल आर दिस एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ये अभी हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस. तो उसकी हम फंक्शनल पहले एनाटॉमी देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी जो फिजियोलॉजी रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊँगा. ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज, मैंने रफ यहाँ ड्रॉ करा है. स्टार्ट करते हैं गाइज. स्ट्रोटम में एक स्ट्रोटम पाउच लाइक होता है, पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस लाई करते हैं. बेसिकली दो टेस्टिस होते हैं मेल में और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोटम में होते हैं. गाइस बेसिकली इनमें जो मेन यूनिट्स होती है वो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है गाइस? बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लोब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस में उसके अंदर पाई जाती है. पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये जो बने हुए मैंने जो ड्रॉ करें, दीज आर द लोब्यूल्स. ईच टेस्टिस में लगभग 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं. 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिस में. और इन लोब्यूल्स के अंदर एक लोब्यूल की अगर बात करें तो उसमें 1 से लेकर 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है गाइस? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आपके स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होती है उसमें इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है और इनके आसपास आपको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग्स भी देखने को मिलते हैं. उनका भी फंक्शन मैं अभी आके आपको बताऊंगा. सो लोब्यूल्स कितने होते हैं? 200 to 300. और इनके भी अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनके अंदर पाई जाती है. तो लगभग ये 800 to 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती है. चलिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, पर अब वो स्पर्म आगे कैसे बाहर मतलब इजैकुलेट कैसे होगा? तो पूरा एक पाथवे है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जिससे कि स्पर्म पूरा ट्रेवल करता है. चलो हम भी साथ साथ चलते हैं. यहाँ अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो गया तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए बेसिकली जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये आगे जाके जहाँ इकट्ठी होती है इस थिन वॉल्ड चैनल को रेटी टेस्टिस बोलते हैं. अभी बेसिकली रेटी टेस्टिस बनता कहाँ है? ये अब मैं आपको 3 लेयर्स बताने वाला हूँ टेस्टिस की. उसकी पोस्टीरियर लेयर पे रेटी टेस्टिस फॉर्मेशन होता है. चलिए पहले सबसे पहले आपको 3 लेयर्स बता देता हूँ. बेसिकली गाइज टेस्टिस को 3 लेयर कवर करती है. सबसे पहली मैं इनर मोस्ट से अगर स्टार्ट करूं तो इनर मोस्ट लेयर जो आप यहाँ देखोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट ऊपर यहाँ पे मिलेगी आपको, जस्ट एडहेरेंट टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है. इसके आउटर में आपको 2 लेयर और देखने को मिलेगी. गाइज इस लेयर ये बेसिकली किससे बनी होती है? गाइज इस लेयर में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है. गाइज अंदर न्यूट्रिशन भी तो ज़रूरत होती है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म्स बना रहे हैं, अब वो स्पर्म्स में बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की ज़रूरत होगी, तो वो सब्सटेंसेस कहाँ से आएंगे? ब्लड से आएंगे. सो बेसिकली ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है. ठीक है. ट्यूनिका वेस्कुलोसा के ऊपर बहुत बड़ा एक कैप्सूल होगा जो कि इस पूरे पार्ट को अच्छी तरीके से कवर करता है. उस कैप्सूल को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं. जनरली
ये देखिए, ये वाली जो आप पूरा कैप्सूल बनते हुए देख रहे हो, मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करने वाला हूँ कैप्सूल। देखिए, ये एक डेंस फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसको कि हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया ये इस डेंस फाइब्रस का। इस पोस्टीरियर, इस कैप्सूल का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पोस्टीरियर पार्ट को हम मीडिया स्टीनियम बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मीडिया स्टीनियम। मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम में ही रेटिटेस्टिस होते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, पहले अभी हम तीनों लेयर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, उसके आउटर में आपको लेयर देखने को मिलेगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के आउटर मोस्ट में बाहर की तरफ सबसे लास्ट लेयर हम टेस्टिस के देखते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। गाइस, आउटर में ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। बेसिकली मीजोथीलियल सेल से बनी होती है ये, और बेसिकली इस लेयर में दो और इसी जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये बेसिकली 2 लेयर से बनी होती है। एक विसरल लेयर होती है और एक पेराइटल। जो विसरल लेयर है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट ऊपर होती है, और जो पेराइटल लेयर है वो आप ये वाली देख रहे हो। सो मैं ये जो फॉर्म कर रहा हूँ ये है पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। सो दिस इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। कौन सी लेयर? पेराइटल लेयर। गाइस, ऐसे ये लेयर के फॉर्म में इसलिए होती है, इसकी वजह से जो टेस्टिस का है ना फ्री मूवमेंट होता है। और इसकी जो विसरल लेयर होती है वो किसके साथ होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट ऊपर होती है। सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया विथ ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस की कौन सी लेयर? विसरल लेयर। ये हमने यहां देखी थी, जस्ट इससे चिपकी हुई होती है यहां पर। ये देखिए, ये जो मैं फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को क्या काम था, हम रेटिटेस्टिस बनाने वाले थे। हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा था, आगे के हम रेटिटेस्टिस बन के आगे जाने वाले थे। बट हमें एक चीज़ समझना था, मीडिया स्टीनम ये क्या होता है। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसकी जो पोस्टीरियर मोस्ट लेयर होती है वो थिन होती है, और यहाँ पर ये मीडिया स्टीनम फॉर्म करती है। अब इसी मीडिया स्टीनम एरिया से आपको रेटिटेस्टिस फॉर्मेशन दिखता है। सो जो आप ये कन्वर्ज होते हुए थिन वॉल चैनल्स देख रहे हैं, ये रेटिटेस्टिस है। तो दिस आर रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आगे जाके वासा इफ्रेंसिया बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वासा इफ्रेंसिया है। दिस इज वास इफ्रेंस। गाइस, वास इफ्रेंस क्या होता है? बेसिकली 8 to 15 ट्यूब्यूल्स हैं जो किससे बनी है? बेसिकली रेटिटेस्टिस आगे जाके कन्वर्ज हुई है और इनको वास इफ्रेंस बनाया। अब ये जो वास इफ्रेंस है ये वापस सब कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होके ये हेड ऑफ द एपिडर्मिस बनाएगी। हेड ऑफ एपिडर्मिस। गाइस, वासर इफ्रेंसिया ये सब कन्वर्ज होके क्या बनाएगी? हेड ऑफ द एपिडर्मिस। और आगे ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस आगे कंटिन्यू होता है पूरा एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह, और आगे जाके ये फॉर्म करता है वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस। अब गाइस, जो एपिडर्मिस यहाँ से कंटिन्यू होकर आगे आते गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सर इतना यहाँ तक आपका एपिडर्मिस है और यहाँ से वास इफ्रेंस है। बेसिकली कोई आप एक डेफिनेट डिमार्केशन नहीं बता सकते हो। आप सिंपली कह सकते हो कि एपिडर्मिस कंटिन्यूज एज अ वास डिफरेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हमको डिटेल में क्या देखना है? हमको इसमें से डिटेल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का देखना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इसकी वॉल्स को देखना है। बेसिकली सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, ये अब हम कंप्लीट देखेंगे। इसके पहले आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको भी समझाया है कि टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर आपको एपिडर्मिस पूरा दिख रहा है। एपिडर्मिस कंटिन्यू कैसे हो रहा है? वास डिफरेंस से। और वास डिफरेंस बेसिकली आगे जाके ज्वाइन होता है सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन होके ये दोनों बनाते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट, और इजैक्युलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होती है।
मैंने एक फ्लो चार्ट रेडी करके रखा है जो भी हमने यहाँ पे देखा था, पैथवे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। देखिए सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्म होते हैं, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द रेटिटेस्टिस, देन रेटिटेस्टिस से वो कहाँ जाते हैं, वास एफरेंस में, वास एफरेंस के थ्रू वो कहाँ जाते हैं, हेड ऑफ द एपिडाइमिस में, हेड ऑफ द एपिडाइमिस, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द डक्ट ऑफ एपिडाइमिस, डक्ट ऑफ द एपिडाइमिस, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द वासा डिफरेंस। और वास डिफरेंस में आने के बाद क्या होता है, वास डिफरेंस बेसिकली आगे जाके एक एम्फुला फॉर्म करता है, एक डायलेटेड एरिया होता है एम्फुला, और वो एम्फुला जो है सेमिनल वेसिकल के साथ फ्यूज होके इजेकुलेटेड डक्ट फॉर्म होता है, और दो साइड की, बोथ साइड्स की इजेकुलेटेड डक्ट फ्यूज होके यूरेथ्रा फॉर्म करती है। तो फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू इजेकुलेट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको बेसिकली हाँ स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपको जो वॉल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली वो 3 लेयर्स की बनी होती है। आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको आप आउटर कैप्सूल देखने को मिलेगा, ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर जो सेकेंड नंबर की वॉल और लेयर देख रहे हो आप, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और लास्ट सबसे इनर मोस्ट में आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें क्या आपको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सो बस हमें अभी इतना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इतना ही देखना है। सो गाइस क्या देखा आपने, बेसिकली वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज फॉर्म बाय, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शॉर्ट में लिख दिया, वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड by 3 layers. What are the layers? Guys लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको लेक्चर देखने के बाद कुछ और बुक रीड ना करना पड़े, यहीं याद हो जाए चीज़ें। सो और सब चीज़ें कवर भी हो जाए आपकी। सो सबसे पहले सबसे ऊपर हमने आउटर कैप्सूल देखा था जो कि ट्यूनिका प्रोपिया से बना होता है। गाइज आपको ये याद ही करना पड़ेगा, बेसिकली ये किससे बना होता है, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। फिर देन हमने इसके बाद एक थीन होमोजीनस बेसमेंट मेम्ब्रेन देखी, एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पर 2 स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स देखे थे, जो कि किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड, जब आप हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर दिखेंगे। अभी मैं आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा ये चीज़। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपको 2 सेल्स देखने को मिलेंगे। कौन से सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, या बोल सकते हैं स्टेम सेल, जर्म सेल्स। सो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, या आप कह सकते हैं जर्म सेल्स, और आपको सर्टोली सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सर्टोली सेल्स होते हैं, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, बेसिकली यही स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आइए वापस यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या होते हैं। गाइज बेसिकली ये प्रीकर्सर सेल ऑफ होते हैं स्पर्मेटोजोआ। बेसिकली दिस इज द प्रीकर्सर सेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। यहीं से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और फाइनली स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनियम, देन फॉर्म होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। गाइस देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, देन फॉर्म होता है आपका स्पर्मेटाइड। सो इन सब स्टेजेस को आपको देखने को मिलता है स्पर्मियोजेनेसिस में। गाइस आप ये इमेज देख रहे हैं, फ्रॉम फेरी टू लूमेन आपको देखने को मिल रहा है स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटाइड। अब हमने स्पर्मेटोजेनिक सेल को समझ लिया है, अब हमें समझना होगा आपको सर्टोली सेल्स को। व्हाट आर द सर्टोली सेल्स? गाइस बेसिकली सर्टोली सेल्स are the nurse cell. Basically it provide nourishment and support and protection to the spermatogenic cells. जो आपके spermatogenic cells है ना, वो इन्हीं सर्टोली सेल्स के बीच में होते हैं,
और उनको सर्टोली सेल्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सर्टोली सेल्स के। हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले आपको इसका एक कॉमन नेम बता दूं, नर्स सेल भी इनको कहा जाता है। और बेसिकली जो ये आपके स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस सर्टोली सेल्स के साथ रहते हैं, और जैसे ही स्पर्म फॉर्म हो जाता है ये दो सर्टोली सेल्स से अलग हो जाते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। गाइस पूछे जाते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। बेसिकली सर्टोली सेल्स सपोर्ट एंड nourish the spermatogenic cells. It also provide एंजाइम एरोमेटेज। एरोमेटेज गाइस बहुत ज़रूरी होता है एंजाइम, जो कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। सो इट प्रोवाइड्स एरोमेटेज एंजाइम। और इसका फंक्शन होता है गाइस, बेसिकली ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिकली इट सिक्रीट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है गाइस, जो हम टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं हार्मोन को, वो टेस्टोस्टेरोन बिना इस बाइंडिंग प्रोटीन के वर्क नहीं कर पाता है। सो दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी। और इसी की तरह एक एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो भी सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं। अब सर्टोली सेल्स दो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। बेसिकली इट सिक्रीट इनिबिन, सो इट विल रिलीज इनिबिन। इनिबिन क्या होता है? बेसिकली इनिबिन जो है एफएसएच जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको इनिबिट करता है। अभी हम डिटेल में आगे इनिबिन हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इट आल्सो सेक्रेट एक्टिविन। एक्टिन बेसिकली क्या होता है? ये इनिबिन के अपोजिट वर्क करता है। लाइक जो इनिबिन है वो एफएसएच रिलीज को इनिबिट करता है, और जो एक्टिविन है ये एफएसएच सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। देन लास्ट गाइस इंपॉर्टेंट है, इट विल सिक्रीट MRF। व्हाट इज MRF? मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जो मुलेरियन डक्ट है वो फीमेल्स में फॉर्म होती है, और अगर इस ये मुलेरियन डक्ट अगर मेल्स में आपको रीग्रेस नहीं होगी तो फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। सो जो मेल है उनमें जो मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर के कारण जो मुलेरियन डक्ट है वो फॉर्म नहीं होती है। सो फाइनली हमने स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड सर्टोली सेल्स को देख लिया। अब हमें डिस्कस करना होगा ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर। सो गाइज ब्लड टेस्टिस बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली बैरियर नाम से समझ में आ रहा है, इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर ये नहीं होगा बैरियर तो क्या होगा? जो टेस्टिस तक है ना, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पहुंच जाएंगे ब्लड के थ्रू। सो इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस रुक सकती है, या सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी डीजनरेशन हो सकता है। हम आगे अभी अप्लाइड फिजियोलॉजी में देखेंगे कि बहुत सारे वायरसेस यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज होता है टेस्टिस को। सो बेसिकली इट इज़ अ मैकेनिकल बैरियर दैट सेपरेट्स ब्लड फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। सो ये बनता किससे? तो बेसिकली इट इज़ फॉर्मेशन किस चीज़ से फॉर्म होता है गाइज? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द टाइट जंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स। अगर सर्टोली सेल्स टाइट जंक्शन फॉर्म नहीं करती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर खत्म हो जाता है। अगर उनके बीच में टाइट जंक्शन होता है सर्टोली सेल्स के बीच में, सो इट फॉर्म्स बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द टेस्टिस। सो इट इज फॉर्म बाय द टाइट जंक्शन बिटवीन द सर्टोली सेल्स।
सो फंक्शन क्या होंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, मैंने अभी कुछ फंक्शंस तो आपको बता दिए। सो बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों को रोकता है टेस्टिस लगाने से। क्या सब्सटेंसेस हो सकते हैं बेसिकली, फंक्शन में क्या हम लिखेंगे, इट प्रोटेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सब्सटेंस को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक आने से रोकेगा। सो बेसिकली सब्सटेंस तो गाइस बहुत सारे हो सकते हैं, आपके दिमाग में होंगे सर, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, वाटर हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक पहुंच सकते हैं और कौन से ये प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सटेंसेस प्रिवेंटेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर। सो कौन से सब्सटेंसेस रुक जाएंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूँ प्रोटीन। इसमें गलतियाँ करते लोगों, क्या सबके माइंड में ये रहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाली है तो बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो प्रोटीन भी होगा, बट नहीं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग उनमें प्रोटीन्स भी आते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक नहीं पहुंच पाते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर के कारण। सो प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब सर आप हमें ये बताइए कि सब्सटेंसेस कौन से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक जा सकते हैं। सो हम लिखते हैं अभी यहाँ पे सब्सटेंसेस परमिटेड बाय ब्लड टेस्टिस बैरियर। गाइज मैं नोट्स आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को इसी पॉइंट वाइज ऑर्डर में देखना पसंद होता है। सो मेक श्योर आप इसी टाइप से इस इंफॉर्मेशन को लिखें। सो क्या क्या आपको लगता है कि परमिट होना चाहिए। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, अगर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नहीं जाएंगे तो स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, इनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है स्पर्म बनने में, स्पर्म तक जाने में। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने में बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सो सम हार्मोन्स नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड वाटर, ये सब्सटेंसेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक जा सकते हैं। और क्या फंक्शन हो सकता है गाइज, एक फंक्शन तो हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोटेक्ट होगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर इज प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। गाइज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होगी अगर ये बैरियर प्रेजेंट होगा तो। सबसे पहले तो समझने से पहले ये समझिए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है। गाइज अगर आपका कोई भी ऑर्गन है, लीवर ले लो या लीवर समझ लो या स्प्लीन या कोई सा भी ऑर्गन है, वो क्या करता है, एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर, ब्लड में। ये मैंने ब्लड वेसल फॉर्म करी, यहाँ से ब्लड जा रहा है आपके, ये ब्लड है, तो ब्लड में एंटीजेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। जब ब्लड में एंटीजेनिक सब्सटेंसेस आते हैं कोई भी ऑर्गन से, ये जैसे मैंने लीवर, स्प्लीन या बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन, कोई से भी ऑर्गन्स में अगर कुछ लाइक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, तो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटीजेनिक जो सब्सटेंस है ये ब्लड में आते हैं और ब्लड में आते से ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है इन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट। अगर ये ऑटो एंटीबॉडीज़ यहाँ आती है तो ये यही इन्हीं ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो अगर यहाँ बात करें तो ये प्रिवेंट कैसे होता है, अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं हुआ, अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं हुआ तो ब्लड जो टेस्टिस से ब्लड में बहुत सारे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस आएंगे जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी जो कि टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ autoimmune
disorders by inhibiting the movement of antigenic products. एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स बेसिकली कहाँ से आते हैं गाइज? जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब चल रही होती प्रोसेस, तो उसमें बहुत सारे एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि टेस्टिस से ब्लड में आ सकते हैं. तो ना हमने यहाँ तक कवर करा. अब हमें कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी देखना होगी इसी के रिलेटेड. अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं होता तो वहाँ क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती. सो अप्लाइड फिजियोलॉजी. सबसे पहले देखते हैं डैमेज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर. सो गाइस, ब्लड ब्रेन बैरियर इतना बड़ा होता है कि हमेशा क्लिक वही करता है वर्ड. सो ब्लड टेस्टिस बैरियर. अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर का डैमेज हो जाए, लाइक किससे? जैसे ट्रॉमा या वायरल इन्फेक्शन से. लाइक वायरल इन्फेक्शन कौन से मेनली जो होते हैं? मम्स. तो गाइज बेसिकली ट्रॉमा या वायरल इन्फेक्शन मम्स के कारण क्या होता है? बेसिकली इन वायरस के कारण ये ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाते हैं, और ये हमारे डैमेज होने के बाद ब्लड में बहुत सारे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट स्पर्म्स. सो दिस विल एक्टिवेट इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, एंड अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट स्पर्म तो बेसिकली वो जर्म सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे अफेक्ट होगा, एंड इट लीड्स टू स्टरलिटी. The person will become sterile. So guys, अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज होता है वायरल इन्फेक्शन मम्स किसी कारण, तो वहाँ पर अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट स्पर्म, जिसकी वजह से जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, ऑल एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेडिंग सेल्स, वो सब डिस्ट्रॉय होंगे, एंड फाइनली जो आपको देखने को मिलेगा स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट पे. ना अब हमें समझना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस. हम स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे अब. स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस गाइस? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना. बेसिकली ये 4 स्टेप में होता है. तो देयर आर 4 स्टेजेस जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. गाइस यहाँ एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो हमेशा सर्टोली सेल के साथ बाइंड रहता है जब तक कि स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो जाए. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट सब प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 4 स्टेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस की देखना. सबसे जो पहली स्टेज होती है वो स्टेज होती है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन. फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन. गाइज इसमें क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो स्पर्मेटोगोनिया उसका प्रोलिफरेशन होता है. ठीक है, तो हम बनाते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करके जाते हैं. हमने यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम ड्रॉ करा. ये स्पर्मेटोगोनियम में ये जो क्रोमोसोम नंबर होंगे 46 होंगे. क्यों 46 होंगे? क्योंकि 23 पेयर्स है बेसिकली, और ये 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं. सो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, ये प्रोलिफरेट करता है. प्रोलिफरेट करते करते ये बहुत सारी माइटोसिस करता है. माइटोसिस करके ये बहुत सारे सेल्स बनाता है. अभी माइटोसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है, अगर ये 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम, तो इस वाले में भी 2n कंडीशन हो गई, वही 23 पेयर्स, क्योंकि माइटोसिस हुई ना. यहाँ पर क्या हुई, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ ग्रीन से लिखते जाऊँगा, यहाँ माइटोसिस हो रही है. माइटोसिस होके ये 46 सेम रहा, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ प्रोलिफरेशन हो रहा है. ठीक है, प्रोलिफरेशन होने के बाद क्या होता है, ये इंटर करता है सेकेंड स्टेज में.
सेकेंड स्टेज क्या होती है? स्टेज ऑफ ग्रोथ, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ से ये जो सेल है आया स्टेज ऑफ ग्रोथ में, ये बहुत अच्छी खासी ग्रोथ करता है। क्यों ग्रोथ करता है? क्योंकि इसको आगे जाके मियोसिस में एंटर होना है, मैचुरेशन में, तो अच्छा खासा ग्रोथ करता है। ठीक है, अब ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि स्टेज ऑफ ग्रोथ में पाया जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप भी जानते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन होते हैं, तो ये इंटर होते हैं स्टेज ऑफ मैचुरेशन में। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटर होगा स्टेज ऑफ मैचुरेशन में। इस स्टेज में बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस मियोसिस, मियोटिक डिवीजन करता है। सो क्या करता है ये? ग्रीन से लिखूंगा मैं, मियोटिक डिवीजन। सो मियोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस होती है, जिससे क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम था यहाँ पर, अब ये यहाँ अगर ये 2n है तो nn में डिवाइड हो जाएंगे। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, फर्दर ये एक और मियोटिक डिवीजन करेगा और ये फॉर्म करेगा स्पर्मेटाइड। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन एक और हुआ और फाइनली इसने स्पर्मेटाइड फॉर्म करा। स्पर्मेटाइड में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। ठीक है, स्पर्मेटाइड फॉर्मेशन होने के बाद अब ये इंटर होंगे स्टेज नंबर 4 में। स्टेज नंबर 4 होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज गाइज, यहाँ तक ध्यान देना कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो इस स्टेज तक, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पहले तक इनके साथ होते हैं। देन स्पर्मेटाइड से जब स्पर्म बनते हैं तो ये सर्टोली सेल्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। सो यहाँ से फॉर्मेशन होता है फाइनली स्पर्म का, तो एक यहाँ पे मैं ये स्पर्म फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और मैच्योर स्पर्म अगर सर्टोली सेल से अलग होता है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। याद रखिएगा इस, अगर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है किससे? स्पर्मेटाइड से, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और जो स्पर्म है फाइनली जो बन गए, ये अगर सर्टोली सेल से अलग होते हैं, क्योंकि जैसे ही अलग होते हैं तो ये जो ल्यूमेन है ना उसमें आ जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। सो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो हमने समझ लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब गाइज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो हमें देखना होगा व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टोली सेल्स। गाइज कैसे? क्योंकि मैंने आपको इसके फंक्शंस पहले ही बता देते, हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सर्टोली सेल्स जो होते हैं ना, ये सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, तभी तो ये स्पर्म फॉर्म करते हैं। और ये बहुत सारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं, इनिबिन, एक्टिविन, ये सब कौन रिलीज़ करता है? सर्टोली सेल्स। तो इम्पॉर्टेंट है, सर्टोली सेल्स इन्फ्लुएंस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। देन हार्मोन्स, बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी। अभी हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स, क्योंकि सर्टोली सेल्स के हमने अभी फंक्शंस देख ही लिया, पहले हमको हार्मोन्स देखना है। गाइस हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं और पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ तक हो रही है आपके टेस्टिस तक, वहाँ तक के देखते हैं कि हार्मोन रेगुलेशन कैसे। सो मैंने ये हाइपोथैलेमस ड्रॉ करा, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? GnRH। GnRH से रिलीज होता है, कहाँ जाता है GnRH? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। सो जो GnRH है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी। सो GnRH आके कहाँ स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी में आपके दो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं इनको हम, LH और FSH। वो
एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होती है जीएनआरएच से, सो एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। गाइस जो एफएसएच होता है ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। जी हाँ, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स को अगर ये स्टिमुलेट करता है तो बेसिकली सर्टोली सेल्स से 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? 3 हार्मोन्स निकलते हैं सर्टोली सेल से। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन। गाइस एस्ट्रोजन रिलीज होता है, इसी वजह से हमें स्पर्मियोजेनेसिस देखने को मिलती है। सो जब स्पर्मेटाइट से स्पर्म बनता है तो ये क्यों पॉसिबल है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। एस्ट्रोजन इस स्टेप में हेल्प करता है। अभी हम लाइन से हार्मोन्स देखेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। और क्या हार्मोन रिलीज होते हैं? 2 और हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है इनहिबिन। क्यों रिलीज होता है? गाइस देखिए, बेसिकली जीएनआरएच आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, एफएसएच निकल रहा है, सर्टोली सेल्स निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन इनहिबिट। तो अगर ये प्रोसेस चलती गई तो क्या होगा? बहुत सारा इस प्रोसेस की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है आगे जाके, इस एस्ट्रोजन से क्या हो रहा है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस फाइनली इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, तो आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टिमुलेट हो रही है। जितना ज़्यादा एफएसएच निकलेगा उतना ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। पर एक टाइम आ गया गाइस जिसके बाद आपको लगेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइपर हो जाएगा चीज़। तो जो इनिबिन होता है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एफएसएच पे ऐड करता है, उसके रिलीज को रोकता है। कैसे? डायरेक्टली यहाँ से भी रोक सकता है कि एफएसएच जो है सर्टोली सेल को स्टिमुलेट ना करे, या वो हाइपोथैलेमस पे जा कर के जीएनआरएच जो हार्मोन है उसका रिलीज भी बंद करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इसको इनिबिट नहीं करेगा तो ये साइकिल चलते रहेगी, एफएसएच बनते रहेगा और एस्ट्रोजन निकलते रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहेगी। बट एक हाइपर नहीं हो, इसलिए ये फीडबैक इनिबिशन होता है, इससे कि एक नॉर्मल फंक्शन सेल का बैलेंस रहता है। ओके। और फिर हमने देखा एक और हार्मोन निकलता है एक्टिविन। एक्टिविन क्या करता है? एक्टिविन जस्ट इनिबिन का अपोजिट है। ये जो है ये स्टिमुलेट करता है, ये एफएसएच की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। और जो हमारे इनिबिन का था वो नेगेटिव इफेक्ट का, ठीक है। सो इनिबिन और एक्टिविन ये फंक्शन होते हैं जो कि एफएसएच को ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ओके। सो एलएच आपका वर्क करता है लेडिंग सेल पे। किस पे वर्क करता है? एलएच वर्क्स ऑन लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपका टेस्टोस्टेरॉन। सो लेडिंग सेल्स प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। किस? गाइस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो है इस पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेनेंस का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन को, ये पूरा मेंटेन करके रखता है। सो इस स्टेप में भी आपको टेस्टोस्टेरॉन देखने को मिलता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ में हम आप देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन का भी फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ग्रोथ हार्मोन कहाँ का फंक्शन करता है? गाइस आपकी प्रोलिफरेशन स्टेप, ग्रोथ स्टेप, मैचुरेशन स्टेप, इन तीनों स्टेप में लगभग ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है। क्योंकि फाइनली स्पर्मेटाइट बनने के बाद ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन जरूरत नहीं होती है। सो ग्रोथ हार्मोन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GH, यहाँ पे GH की ज़रूरत होगी फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको GH की ज़रूरत होगी एंड थर्ड स्टेप में भी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है सेल की। और आपको मैं यहाँ पे एक याद दिलाना चाहूँगा कि ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में ना बने, जैसे कि हम पिट्यूटरी ड्राइविज्म में देखते हैं, तो क्या होगा?
स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। गाइस हम FSH का यहाँ लिखना भूल गए, FSH जो कि इनिशिएशन करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की। अगर FSH नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। बेसिकली ये यहाँ आता है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स दोनों आपस में बाइंड रहते हैं, उनसे FSH आके बाइंड करता है, तो एक इनका ट्रायो बन गया है। अब क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम प्रोलिफरेशन करते हैं और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो आपके एस्ट्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से सब रिलीज करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एंड लास्ट फैक्टर में देखिए गाइस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इट विल प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम जो आपने देखा होगा कि जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी के टेम्परेचर से 2 सेंटीग्रेड कम होती है। सो अगर लो टेम्परेचर बनाए रखने के लिए स्क्रोटम जो है बॉडी के आउटसाइड होता है।